डेवलपर्स जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करते हैं तो हम फोकस करते हैं मेनली प्रोजेक्ट्स पे। पिछली वीडियो में मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया था और पिछली वीडियो हमने मीडिया क्वेरी के लिए ही कवर की थी, जहाँ पे हमने सीखा था कि कैसे हम अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में मीडिया क्वेरी को यूज़ करते हैं इन CSS, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकें। और रिस्पॉन्सिवनेस आपकी जो वेबसाइट है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है, और मीडिया क्वेरीज की हेल्प से हम उसे अचीव भी कर सकते हैं। मीडिया क्वेरी बेसिकली एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी स्क्रीन साइज पे अपनी वेबसाइट को सीमलेसली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज मीडिया क्वेरी से रिलेटेड आज हम एक प्रोजेक्ट को कवर करेंगे, और इसी के साथ जो मैंने पिछली वीडियोस में कुछ CSS की प्रॉपर्टीज को किया था उनको भी हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउजर में मेरे पास एक लेआउट है जिसके अंदर मैंने एक इमेज और पैराग्राफ और 3 बटन्स को यूज किया है। तो ये सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं किसी भी लेआउट को अपनी मोबाइल स्क्रीन के लिए। तो ये जो सबसे स्मॉलर स्क्रीन है उसके लिए है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा स्क्रीन साइज बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारे लेआउट है वो भी चेंज हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम अपनी स्क्रीन को और इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो लास्ट में है ये डिजाइन, ये जो लेआउट है वो अचीव होगा। तो ये सब कुछ मैंने किया है मीडिया क्वेरी की हेल्प से, और आज इसी प्रोजेक्ट को हम कवर करेंगे ताकि मीडिया क्वेरी से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सारे दूर हों, और आपको कैसे यूज करना चाहिए मीडिया क्वेरीज का वो भी इजीली अंडरस्टैंड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी HTML को सेटअप करेंगे। तो मैं सबसे पहले यूज करूंगा हेडर टैग का, और जिसके अंदर मैं यूज करूंगा एक इमेज एलिमेंट। इसके अंदर मैं सोर्स दूंगा अपने इमेज का, और ऑल्टरनेटिव में हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यूज करूंगा एक पैराग्राफ। इसके अंदर मैं टाइप करूंगा lorem 40, और इसके बाद मैं यूज करूंगा बटन टैग का, जिसके अंदर मैं BTN क्लास दूंगा अपने बटन को, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा M% का, और लेफ्ट एरो का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा प्रीव। आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जिससे आपका जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्प्ले हो अपने ब्राउजर में। तो मैं यहाँ पे गो लाइव का मैंने यूज किया है, और इसके बाद जो मेरा लेआउट है वो मुझे अपने ब्राउजर स्क्रीन पे शो हो चुका है। अभी मैं जो मेरा बटन है उसको मैं कॉपी डाउन करूंगा, और जो मेरा सेंटर में बटन है यहाँ पे मैं करूंगा इसे डाउनलोड, और जो मेरा लास्ट में है उसे मैं करूंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो मेरा कोड है इसे मैं प्लेस करूंगा अपने बटन के लास्ट में। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा M%, उसके बाद LARR, और उसके बाद सेमीकोलन। सॉरी, L की जगह मैंने यूज करना चाहिए यहाँ पे R। तो अभी जो मेरे तीनों बटन्स हैं वो भी यहाँ पे शो हो चुके हैं, और जो मेरा सेंटर वाला बटन है उसमें मैं एक जेनरिक क्लास को ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा D-BTN, और उसके बाद मैंने इसमें एक एक्सटर्नल CSS का लिंक डाल रखा है। तो हम अपना पूरा का पूरा जो स्टाइल है वो एक्सटर्नल CSS में करेंगे। तो मैं अभी CSS स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपनी बॉडी को, जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा। इसको हम थोड़ा करते हैं लाइट से, हम करेंगे B3। सॉरी, इसके बाद मैं चेंज करूंगा अपनी फॉन्ट फैमिली को, और यहाँ पे मैं इसे रखूंगा सैंस सेरिफ। इसके बाद सबसे पहले मैं जो है अपने हेडर को टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा हेडर, और इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है उसे मैं करूंगा वाइट। इसके अंदर हम कुछ पैडिंग ऐड करेंगे। तो ऊपर से मैं इसे मैं रखूंगा 2 रैम, और लेफ्ट और राइट से मैं रखूंगा 1.5 रैम। फिर हम इसे देंगे बॉक्स शेडो। तो 1 पिक्सल फ्रॉम X एक्सिस, 1 पिक्सल फ्रॉम Y एक्सिस, और इसके बाद जो हमारा ब्लर है वो रहेगा 20 पिक्सल, और RGBA यूज करूंगा जहाँ पे रेड की वैल्यू होगी 0, ग्रीन 0, ब्लू 0, और इसके बाद जो हमारा अल्फा है वो रहेगा 0.5। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा बॉर्डर रेडियस का, जहाँ पे मैं यूज करूंगा 0.5 रैम, और इसकी जो मैक्स हाइट है उसको मैं रखूंगा 100 VH, और इसकी जो मिन हाइट है उसे मैं रखूंगा 50 VH। सो हमारी जो मैक्स हाइट है वो है 100 व्यू हाइट। तो जैसे ही मेरा जो हेडर है उसके अंदर इतना कंटेंट अगर हो जाए कि वो 100 व्यू हाइट से क्रॉस कर रहा है, तो उसके बाद उसकी जो हाइट है वो एक्सपेंड नहीं होगी। और मिन हाइट मैंने यूज़ किया है ताकि किसी भी कंडीशन में जो मेरा हेडर है उसकी जो हाइट है वो 50 VH से कम ना हो। तो इसीलिए मैंने यूज़ किया है मिन हाइट का और मैक्स हाइट का। और इसके बाद मैं टारगेट करूंगा अपनी इमेज को। सबसे पहले मैं इसे बॉर्डर रेडियस दूंगा 5 पिक्सल, और इसके बाद मैं इसे विड्थ दूंगा 90%,
जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इन हेडर उनको मैं रखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो पैडिंग है उसके हम कर देते हैं 1 रैम से। जो हमारी इमेज है उसकी विड्थ हम करेंगे 95%, और इसके बाद मैं टारगेट करूंगा अपने पैराग्राफ को, तो P, और इसके बाद सबसे पहले मैं इसे लाइन हाइट दूंगा 1.3। इसके बाद इसे हम देंगे एक कलर, तो इसे हम देंगे एक डार्क ग्रे कलर। इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो मैं करूंगा 1 पिक्सल, और इसके बाद मैं टारगेट करूंगा अपने बटन्स को। सो मेरी जो बटन की क्लास है वो है BTN, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना क्लास सिलेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं CSS में डॉट से। तो सबसे पहले जो इसकी बॉर्डर कलर है उसको मैं करूंगा ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद जो इसकी डिस्प्ले है उनको मैं करूंगा ब्लॉक, और जो इसका बैकग्राउंड है इसको मैं रखूंगा डार्क। सो इसे थोड़ा और डार्क हम करेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूंगा 100%। इसके बाद जो मार्जिन टॉप है वो मैं इसे दूंगा 1 रैम। इसकी जो विड्थ है उसको हम करते हैं 90%, और इसकी जो मार्जिन है ऊपर की वो रखेंगे हम 1 रैम, और उसके बाद हम इसे जो है ऑटो पे सेट करेंगे। ऑटो मैंने इसीलिए यूज किया है ताकि हम अपने एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकें। तो इसको मैं काफी यूज करता हूँ बिकॉज ये एक इजी टेक्निक है किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं मोस्टली टाइम मार्जिन 1 रैम या फिर 0 पिक्सल और उसके बाद ऑटो का यूज करता हूँ ताकि मैं किसी भी एलिमेंट को इजीली हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकूं। और इसके बाद मैं यूज करूंगा एक हाइट का, तो मैं यहाँ पे हाइट दूंगा 1.75 रैम, और उसके बाद इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, और फॉन्ट साइज इसका मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा। फॉन्ट साइज 0.85 रैम, इसे हम करते हैं 1 रैम के बाद जो इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है इसे मैं करूंगा कैपिटलाइज, और इसका जो कलर है उसको हम करेंगे वाइट। यहाँ पे हम ऐड करेंगे पैडिंग। सो पैडिंग मैं इसमें रखूंगा 5 पिक्सल फ्रॉम। तो इसकी जो हाइट है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करूंगा, इसे मैं करूंगा 2 रैम। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉलर स्क्रीन के लिए लेआउट है वो डिज़ाइन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटी स्क्रीन है इसलिए हमने इसका जो लेआउट है वो सबसे पहले डिज़ाइन किया है। तो अब बारी आती है हमारी मीडिया क्वेरीज की, तो मैं यूज़ करूँगा @ उसके बाद मीडिया स्क्रीन और एंड, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा मेन विड्थ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा कि जब भी हमारी जो स्क्रीन साइज है वो 576 को क्रॉस करे तो हमें हमारा लेआउट है वो कैसा चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा अपनी इमेज को। तो जो मेरी इमेज है उसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 85%। सो एक बार मैं आपको जो स्क्रीन साइज है वो बड़ा करके दिखाता हूँ कि हमारा जो लेआउट है राइट नाउ वो कैसा दिखता है जब भी हमारा जो स्क्रीन साइज है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे मैंने स्क्रीन साइज इंक्रीज किया तो जो सबसे पहले मुझे शो होगी वो होगी एक ह्यूज इमेज, और उसके बाद जो मेरा पैराग्राफ है वो शो होगा जो कि 2 लाइंस का है, और उसके बाद जो मेरे बटन्स हैं वो मुझे शो होंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो चुका है मेरे हेडर में, लेकिन हेडर ने अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं किया बिकॉज मैंने यहाँ पे उसे लिमिट किया था 100 व्यू हाइट पे। तो यहाँ पे हमारी जो हाइट है डिव की वो पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद जो जितना भी कंटेंट होगा या तो आप उसे ओवरफ्लो की हेल्प से इसके अंदर रख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो अगर आपको CSS अच्छे से नहीं आती है। तो यहाँ पे जब भी हमारा जो स्क्रीन साइज है वो इंक्रीज होगा 576 से, सो इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूंगा 85%, और इसके बाद जो मेरा पैराग्राफ है इसे मैं रखूंगा लाइन हाइट पे। सबसे पहले मैं यूज करूंगा लाइन हाइट 1.5, और इसके बाद जो मेरे बटन्स हैं सो बटन, और यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं करूँगा इन लाइन, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो मैं करूँगा 9 रैम। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, तो हमने जो हमारा सेंटर बटन है डाउनलोड उसमें मैंने एक जेनिक क्लास का यूज़ किया था जो कि थी हमारी D-BTN। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उस क्लास को D-BTN, और इसके बाद इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है उसे मैं रखूँगा 2 रैम। यहाँ पे हम जो इसकी मार्जिन राइट है उसको भी रखेंगे 2 रैम। तो जैसे ही हमारा जो स्क्रीन है वो 576 को क्रॉस करेगा तब जो हमारे बटन्स हैं उनका जो डिस्प्ले है वो हो जाएगा इनलाइन, और इसकी जो विड्थ है वो होगी 9 रैम,
और जो मेरी मार्जिन है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, जो मेरा सेंटर बटन है वो रहेगी 2 रैम फ्रॉम ईच साइड। सो 576 को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो हमें कुछ ऐसा लेआउट मिलेगा। और इसके बाद जब भी मैं क्रॉस करूँ 768 पिक्सल को, तो उसके लिए मैं अलग से अपने जो मीडिया क्वेरी है उसको लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @media और यहाँ पे स्क्रीन और इसके बाद एंड, और एंड में मैं यूज़ करूँगा मेन विड्थ का, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 768 पिक्सल। और सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा अपनी इमेज, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 75%, या फिर मैं इसे रख सकता हूँ 65%। और इसके बाद जो मेरा पैराग्राफ है उसको दूंगा मैं मार्जिन टॉप 1.5 रैम, और इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद जैसे ही जो मेरी स्क्रीन है वो क्रॉस करेगी 768 पिक्सल को, तो वैसे ही जो मेरा पैराग्राफ है उसके ऊपर जो है टॉप मार्जिन आ जाएगी, और मेरी जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो रहेगी 65। और जैसे ही मैं बड़ी स्क्रीन पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज है वो लेफ्ट में रहे और जो मेरा पैराग्राफ है वो राइट में रहे, और जो मेरे बटन्स हैं वो भी मेरे पैराग्राफ के जस्ट नीचे हो। तो इसको हम सेट करेंगे फॉर नेक्स्ट मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @media screen और उसके बाद एंड, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेन विड्थ का, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको फॉर 992 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा अपनी इमेज को, और इसे मैं करूँगा फ्लोट लेफ्ट, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 40%। और लेट्स सी, तो जैसे ही मैं इसे क्रॉस करता हूँ 992 को, वैसे ही जो मेरी इमेज है वो अभी लेफ्ट में आ चुकी है जिसकी विड्थ है 40%। और यहाँ पे हम इसे, ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो टच ना करे अपनी इमेज को, तो इसीलिए इसे हम एक राइट मार्जिन देंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मार्जिन राइट 1 रैम। तो अभी जो है थोड़ा गैप हमें मिल चुका है, और इसके बाद मैं टारगेट करूँगा अपने पैराग्राफ को, यहाँ पे मैं इसे फ्लोट करूँगा राइट की तरफ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा विड्थ। तो विड्थ मैं इसे दूंगा कैल्स में। सो कैल्क एक फंक्शन है जहाँ पे हम दो वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। सो अगर हमें अपनी वैल्यूज है वो एक कैलकुलेशन में चाहिए कि हमने अपनी वैल्यू पे ऐसे कैलकुलेशंस को यूज करना है, तो उसके लिए हम कैल्क को यूज कर सकते हैं। तो जो मेरा हेडर है उसकी जो 40% विड्थ है वो ऑक्यूपाइड है बाय इमेज, और उसके बाद जो 1 रैम मार्जिन राइट है वो भी ऑक्यूपाइड है। तो हमारे पास जो स्पेस बचता है हेडर के अंदर वो है 60% माइनस 1 रैम। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 60% माइनस 1 रैम, और इसके बाद जो मेरा टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा हमारे राइट में, जहाँ पे हम मुझे एक्चुअल में 60% का जो विड्थ है वो मिलता है, बट उसमें से भी हमें एक जो रैम है वो माइनस सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो कैल्क का हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बात का जो है पूरा पूरा ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप कैल्क का यूज़ करते हैं, जो भी ऑपरेटर आप यूज़ करें लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, तो जो आपका ऑपरेटर है उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक जो है फ्री स्पेस होना चाहिए, वाइट स्पेस होना चाहिए। अदरवाइज जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं और आपको जो है डिज़ायर आउटपुट नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको स्पेस देता हूँ। और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है कि अभी हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा अपने हेडर को, और यहाँ पे मैं इसे दूंगा टेक्स्ट अलाइन, और इसे मैं फिर से रखूँगा लेफ्ट। तो अभी जो भी आउटपुट हम चाहते हैं वो आउटपुट हमें मिल चुका है, जहाँ पे हम अलग अलग मीडिया स्क्रीन्स के लिए अपने लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक्चुअल जो यूज़ है इसका वो समझ आ चुका है। और अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं कोडिनफॉर्म, और आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाईज ज़रूर दूंगा। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।